साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन के मशीर शाहिद खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शाहिद साहब, कैसे देखते हैं मौजूदा डिप्लोमेसी को जो कि पाकिस्तान की सालिसी में की जा रही है, और जो मुज़ाकरात की उम्मीद थी कि आज मुज़ाकरात का एक राउंड हो सकता है, उसकी फ़िलहाल तो अब लग रहा है कि ये उम्मीद बाकी नहीं है, लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि चंद रोज़ में जो है राउंड 2 ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन जो डेड लॉक्स हैं, जो मसाइल हैं, जिन चीज़ों के ऊपर अभी तक दोनों तरफ से लचक दिखाई नहीं दे रही, उन पर नजर डालते हुए क्या कहना चाहेंगे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से? बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का। देखिए, इस वक्त जो भी आप देख रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, थिंग्स आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। पाकिस्तान की लीडरशिप में इट इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। बहरहाल ये तो एक नेगोशिएशन टेक्निक्स होती हैं जिसमें आप अपनी पोजीशन अपनी विनिंग को पोजीशन ऑफ पावर के साथ अटैच करना चाहते हैं। तो इस वक्त भी ईरान तो अमेरिका तो यकीनन यही कर रहा है, सर्टन कंट्रोल्स करके वो चाहते हैं कि हमारी पसंद से सब तमाम चीजें हों, लेकिन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन इज ऑलरेडी बीइंग रिजॉल्व। अब जो दो इश्यूज हैं उसमें जो मसाइल है, एक तो ये है कि स्ट्रेट का कंट्रोल कैसे होगा, क्योंकि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज एग्री नहीं करेंगे अब कि 100% इस पे ईरान का कंट्रोल हो, क्योंकि उनका जो स्वीट क्रूड यहाँ से मूव होता है, 20% ऑफ द एनर्जी जो इस कंट्री से, इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से मूव होती है, उसमें बहुत बड़ा एक इशू क्रिएट हो गया मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के लिए। तो वो तो उस पर कंट्रोल ईरान को दे हैव टू गिव इन के किसी तरीके से इस पे इंटरनेशनल मॉनिटरिंग हो या इंटरनेशनल कंट्रोल हो। दूसरा है कि जो JCPO में भी एक्चुअली एग्रीड था कि जो बॉम्ब ग्रेड यूरेनियम है ईरान वो नहीं बनाएगा, अगर वो है भी इनके पास तो वो सरेंडर कर देगा। अब उसका एक मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले क्योंकि एग्री हो चुका है, इसलिए मेरा ख्याल है उस पर मैकेनिज्म डेवलप करना जरा आसान होगा, उसको मूव करना इससे ज्यादा मुश्किल होगा। कि जो अबव 3.65 जो ग्रेड का यूरेनियम है, जो बॉम्ब ग्रेड का यूरेनियम है, वो उसको मूव करना किसी IAEA की फैसिलिटी में, विच इज प्रोबेबली क्लोजेस्ट वन इज अज़रबैजान और वन ऑफ दीज कंट्रीज, तो वो जरा एक चैलेंजिंग है। लेकिन मेरा ख्याल है ये तमाम चीजें हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन, और ये पाकिस्तान के लिए। शाहिद साहब, आपने बताया कि ये पॉसिबिलिटी है, क्या आपको लगता है कि यूरेनियम सरेंडर कर देगा ईरान? क्योंकि अभी तक की जितनी भी बातें हैं, जो भी बयानात हैं, उसमें वो दो टोक अंदाज में कह चुका है कि इस पर तो कोई बात हो ही नहीं सकती, देयर इज नो वे कि ईरान अपना यूरेनियम सरेंडर करे। ईरान ने तो इस बात पे पहले से एग्री किया हुआ है, मेरा ख्याल है कि जब JCPO एग्रीमेंट पे ये उन्होंने इस पे एग्री किया हुआ है कि वो बॉम्ब नहीं बनाएंगे। तो बॉम्ब ग्रेड का जो यूरेनियम है, अगर वो बॉम्ब ना बनाने के हवाले से ईरान मुसलसल जो है इस बात की तो यकीन दहानियां करा चुका है और ये वाज़ेह कर चुका है कि ईरान का कोई इरादा नहीं है न्यूक्लियर बम बनाने का। लेकिन ये भी क्लियर किया गया है कि जो यूरेनियम है ईरान के पास, उसकी अफजूदगी को रोका जा सकता है, लेकिन मौजूदा जो यूरेनियम है उसको किसी तरीके से सरेंडर नहीं किया जाएगा, वो ईरान के अपने पास ही अपनी हिफाजत में रहेगा। ये तो बहुत क्लियरली कह चुका है। ये सबसे जो बड़े जो इश्यूज हैं, जो बड़े डेडलॉक्स हैं, उनमें तो सबसे बड़ा है यही। ये दो डेडलॉक्स है, दोनों ठीक कह रहे हैं आप, ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये भी इसका कोई सिचुएशन, इसकी कोई ना कोई मॉनिटरिंग का एक तरीका डेवलप हो जाएगा मेरे ख्याल से। अगर वो इस तरह से अगर वो मूव, देखें यूरेनियम को मूव करना एक बहुत बड़ा मसला है, हजारों लोग उसके लिए चाहिए होंगे, अनयूजुअल किस्म की ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होगी, और उसका रिस्क भी बहुत ज्यादा है। तो हो सकता है कि इस पे कॉम्प्रोमाइज हो जाए कि उस यूरेनियम को यहीं पर रखा जाए, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग का कोई मैकेनिज्म डेवलप लिया जाए, ये हो सकता है। अच्छा शाहिद साहब, वही बात है कि जो बड़े दो डेडलॉक्स हैं, ईरान की तरफ से ब्लॉकेट ख़त्म करने के हवाले से आबना हुर्मज़ का, और फिर अमेरिका की तरफ से ये कि आबना हुर्मज़ को एक खुली गुज़रगाह, एक आसान गुज़रगाह बनाया जाए तमाम मुल्कों के लिए, किसी तरह का कोई कंट्रोल ईरान का उसके ऊपर ना हो। और फिर जो तीसरा पॉइंट है जिसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, वो ये कि पीछे एक और मुल्क भी है, वो है इसराइल, जिसके बारे में ये तासुर है कि
ट्रंप जो हैं ये तमाम तर जो डिसीजंस या फिर बयानात हैं, जो स्टेप्स हैं, वो इजराइल के साथ जो है वो डिस्कस करने के बाद, नेतन्याहू से डिस्कस करने के बाद ही फिर अनाउंस करते हैं। तो ऐसे में इसराइल तो ये वाजे कर चुका है कि वो चाहता नहीं है जंग बंदी होना या फिर जो सिचुएशन है इसको पीसफुल होना, क्योंकि लबनान में भी हम देख रहे हैं कि जंग बंदी का ऐलान, उसकी भी फिर तो जो है खिलाफ वर्जियाँ की गई, किस तरह से वहाँ पर तबाहियाँ की जा रही हैं। ऐसे में प्रैक्टिकली ये एक्सपेक्ट करना कि जंग बंद हो जाएगी, मामलात नॉर्मलाइज हो जाएंगे, रीबिल्ड की तरफ चले जाएंगे, कितना ये पॉसिबल दिखाई देता है? तो मुझसे एक चंद रूप में ये पूछना चाहते हैं, इसलिए कि इजराइल के चिप्स आर डाउन इन यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पर अब ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है कि नेतन्याहू ने सक इन किया प्रेसिडेंट ट्रंप को इस वॉर के लिए, जो कि अमेरिकन की वॉर नहीं थी। ओपनली अब इसराइल पे के अगेंस्ट यहाँ पे कन्वर्सेशंस हो रही हैं, और ख़ास तौर पे जो यंग ज्यूज हैं, 26 साल से कम उम्र का उन्होंने अभी हिसाब लगाया है, वो दे आर अगेंस्ट इजराइल लीडरशिप। तो वो जो एज थी इजराइल की अमेरिका में, वो दे आर लूजिंग दैट एज। और इस वक्त जो बिल्कुल जो सूरत हाल डेवलप हो गई है, जो पूरी दुनिया क्रिपल हो रही है बिकॉज ऑफ दिस मिसहैपनिंग, उसमें लोग ये समझते हैं यहाँ के कि इजराइल का बहुत नेगेटिव रोल रहा है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप, वो बात आपकी ठीक है, वो तो क्योंकि ये जंग सारी शुरू हुई तो इजराइल के कहने से शुरू हुई, लेकिन वो सिचुएशन अब खत्म हो रही है यहाँ पर फिलहाल, कि हो सकता है डाउन द रोड फिर वो चीजें दोबारा इवॉल्व हो जाएं। लेकिन ये इजराइल की वजह से जो अमेरिका ने पोजीशन ली है, अमेरिका बहुत लूज किया, अपनी क्रेडिबिलिटी बहुत ली है, अपनी इंटेग्रिटी बहुत लूज की है, अपना पॉलिटिकल कैपिटल बहुत यूज किया है, और इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली जो होगा वो अमेरिकन इलेक्शंस पे होगा, रिपब्लिकन पार्टी पर होगा। सो दे डोंट वांट टू टेक दैट राउट। अब अगर इसराइल चाहे भी, इजराइल तो यही चाहेगा ना हो, ये जंग खत्म ना हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है यह पॉसिबल है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा शाहिद साहब ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अगर फॉर एनी रीज़न मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पाते हैं तो क्या अमेरिका, क्या ट्रंप इस पोजीशन में है, क्या स्टैंडिंग में है कि दोबारा जंग शुरू कर सकें? क्योंकि जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, नेटो है, अमेरिकन अवाम है, फिर कुछ रिपब्लिकन्स भी हैं, वो भी इस जंग के मुखालिफ हैं। फिर IMF का जो बयान है वो यही है कि इस जंग के जो असरात हैं, इसके आउटकम्स को जो है वो इससे निकलने में महीनों लग सकते हैं या फिर सालों लग सकते हैं। ऐसे में क्या ये स्टैंडिंग हो सकती है ट्रंप की कि दोबारा जंग की पोजीशन में आ जाएं? देखिए, पाकिस्तान ने जो ये 2 हफ्ते की जंग बंदी का स्लॉट क्रिएट किया ना, जिसकी वजह से बोथ ऑफ द कंट्री स्टेप बैक, उसके बाद अब ये ऐसे नहीं लगता कि एक्टिव वॉर होगी यहाँ पर ना, इसलिए कि अब बोथ ऑफ द कंट्री दे हैव रियलाइज्ड कि ज्यादा एक्चुअली अमेरिका ने रियलाइज कर लिया कि दिस इज नॉट इन देयर फेवर। और जो अब जो रिपब्लिकन जो सेनेटर्स हैं और मेंबर्स ऑफ द हाउस, दे आर अप फॉर इलेक्शन, उनके लिए बहुत मुश्किल हो गई है प्रेसिडेंट की इस पोजीशन को सपोर्ट करना। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये दोबारा होगा कि फुल फ्लैज वो जंग जैसे पहले हो रही थी वो उस तरह से हो। ये है कि पोजीशन ऑफ पावर रखेगा अमेरिका अपनी, वो कोशिश करेंगे कि हमारी ये रिफ्लेक्शन ये हो कि हमारी मर्जी से सब कुछ हुआ है, वो तो जरूर होगा। ठीक। अच्छा शाहिद साहब, जो बयानात दोनों तरफ से आ रहे हैं, हम अगर इन बयानात को देखें तो ऐसा लग रहा है कि बड़ा एक सख्त ये डेडलॉक है, कोई रास्ता इसमें से निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हमें ये बात भी मद्देनज़र रखनी चाहिए कि ऐसी पोजीशंस के अंदर जो फरीक़ैन हैं वो बयानात ऐसे ज़रूर देते हैं अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए, अपने जो अवाम हैं, अपने जो लोग हैं उनको मुतमईन करने के लिए, लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी कुछ और चल रही होती है। तो ये जो है इस बात के इम्कानात रहते हैं कि जिस बात के ऊपर बड़ा एक अटल किस्म का बयान आया है, बड़ा दो टोक किस्म का बयान है, कल उसके ऊपर किसी तरह की कोई लचक सामने आ जाए। तो इसकी पॉसिबिलिटी आपके ख्याल में कितनी है कि आइंदा आने वाले चंद रोज में ये जो डेडलॉक्स हैं, हुर्मस के ब्लॉकेट और फिर न्यूक्लियर यूरेनियम सरेंडर के हवाले से, इनके ऊपर कोई ना कोई दरमियानी रास्ता, कोई बीच का रास्ता ऐसा निकलेगा जिसके बाद हम देखेंगे कि चीजें पॉजिटिवली जो है वो प्रैक्टिकली वर्क करें? ये आपने बिल्कुल सही कहा। ये दौरान जंग जो ये स्टेटमेंट्स होती है ना, इसको यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। इसमें सर्टेनिटी जो जिस तरह से दिखाते हैं, जो एग्रेसिवनेस दिखाते हैं, और जो मीडिया बताता है उसमें
फैक्ट बेस्ड चीजें नहीं होती, वो सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए होती हैं। वही इस वक्त सूरत हाल चल रही है। मुझे तो इस बात पे काफी यकीन है कि ये दोनों कंट्रीज जो हैं ये इस नेगोशिएशन कामयाब होंगी। वो देखें ना, अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट की सरबराही में जो डेलीगेशन आया वो बहुत बड़ी बात है। 300 लोग वो अमेरिका से यहाँ पर आए, तो वो बहुत बड़ी बात है। ईरान का जो इतना टॉप डेलीगेशन आया, वो तो ड्राफ्ट प्रपोजल थी उस पर सर्टेन एग्रीमेंट्स के बाद ही आया ना। अब सिंबॉलिक चीजें जो है उसमें जो डिटेल्स हैं, दे हैव टू बी वर्कड आउट एंड दे विल बी वर्कड आउट। पाकिस्तान वोंट लेट इट गो unresolved. I can guarantee you that. पाकिस्तान ने अब लीडरशिप पोजीशन इसमें ली है and they will resolve this issue. They will have to resolve this issue. बिल्कुल। अच्छा शाहिद साहब, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दिस वॉर आपको क्या लगता है कि ईरान की अगर हम बात कर रहे हैं तो यकीनन अगर दोनों फरीक़ैन में देखा जाए तो अमेरिका एक तो सुपर पावर फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, और इसके अलावा अगर वेपन्स के हवाले से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा उनकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, फिर उसके साथ इसराइल का उनको पूरा सपोर्ट जो है वो ऑन ग्राउंड हमने देखा। इन ताकतवर क़ुव्वतों के सामने हमने ये भी देखा कि ईरान ने अपनी पोजीशन कभी छोड़ी नहीं। ईरान बड़ा एक स्ट्रॉन्ग तरीके से डटा रहा, हालांकि तकरीबन 4 दहाइयों से ज़ायद पुराने ये इश्यूज़ थे और ये एक रिजॉल्व होने की तरफ जो मामला है वो जाता दिखाई नहीं दे रहा था, इश्यूज़ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। ईरान ने कितने अच्छे तरीके से इस सिचुएशन को डील किया और फिर कितना अब ज़रूरी है कि इसी कॉन्फिडेंस के साथ वापस जो है ईरान इस वॉर से निकले, अपने अवाम के लिए, उनके अवाम के लिए कितना ज़रूरी है? ये ईरान के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस वॉर से निकले। ईरान को अपने लोगों को डेवलप करना पड़ेगा, अपने कंट्री को डेवलप करना पड़ेगा। ईरान के लिए ये है कि सबसे पहले तो इनके जो एसेट्स, फ्रोजन एसेट्स हैं, वो रिलीज हो जाए जिससे रीडेवलपमेंट कर सकें। उसके बाद ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज अमेरिका की मदद लें अपने कंट्री को डेवलप करने के लिए और अपने लोगों की बेहतरी के लिए ये जो कर सकते हैं वो करें। मेरा ख्याल है दे आल्सो वांट टू गेट आउट ऑफ दिस रट। और उनकी जैसे वो जो बाकी 8 जो इसमें पॉइंट्स है ना, वो अगर आप देखें तो वो सब ईरान के फेवर में है कि अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से इनके ऊपर सैंक्शन खत्म हो जाती हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की सैंक्शन खत्म हो जाती हैं, इनका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की सैंक्शन खत्म होती हैं और इनके एसेट रिलीज हो जाते हैं, इट इज ऑल गुड फॉर द इट विल बी सो इट हैज टू हैपन, देयर इज नो अदर वे। ठीक, शाहिद साहब, मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं नवंबर के अंदर। मौजूदा सूरत हाल में हम ये देख रहे हैं कि जो ट्रंप का जो ग्राफ है, पॉपुलरिटी ग्राफ है, वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है। अभी प्राइमरीज जा रही हैं, इनमें भी उनके उम्मीदवारों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। मिड टर्म इलेक्शन कितने चैलेंजिंग हो सकते हैं ट्रंप के लिए? बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होंगे ट्रंप के लिए और वो आई गेस लॉस्ट दैट बैटल। उसमें अब ऐसे लग रहा है कि जो इलेक्शंस हैं उसमें रिपब्लिकन पार्टी को सिग्निफिकेंट डेंट पड़ेगा और जिसकी वजह से यहाँ पर जो लीडरशिप है रिपब्लिकन पार्टी की वो बहुत परेशान है और वो चाहते हैं कि वो इस मुसीबत से जान छुड़ाएं, राइट। तो वो तो एक इम्पैक्ट होगा बहुत ज्यादा। तो बहरहाल इसका जो अनयूजुअल वॉर है, इसकी वजह से वो this will cost them election, this will cost them Senate most likely and House definitely. अच्छा शाहिद साहब, क्या ये भी ज़रूरी है कि इस वक्त अगर ट्रंप नेगोशिएशन में चले जाते हैं, ये जो डेडलॉक्स हैं इनमें लचक दिखा देते हैं और ब्लॉकेट का जो मामला है इससे पीछे हट जाते हैं, तो इसे एक तरह से डिफीट कंसीडर किया जा सकता है और ये उनका ग्राफ जो है उसको मजीद डेंट डालने में एक बहुत बड़ा एक एलिमेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो मानने के लिए तो तैयार नहीं होंगे ना इसको। वो तो यही कहेंगे ना कि मैंने वो स्टेट पे कंट्रोल किया, उसको बंद किया, उस पर प्रेशर डाला, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। उसमें हकीकत जो है वो तो आपके सामने है, वो तो नजर आ रही है
तो यानी दिस माइट बी द रीजन कि जो भी उनका बयान आता है उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा जुमला, कोई ना कोई ऐसी शर्त सामने आ जाती है जिससे वो अपनी विक्ट्री एक तरह से जो है वो अनाउंस करें या फिर साबित करने की कोशिश कर सकें। बिल्कुल, वो तो कर रहे हैं ऐसे। अब वो उस पे कितना यकीन करते हैं लोग, वो तो लोगों पर डिपेंड करता है ना। ही इज सेइंग इट एवरी टाइम। लेकिन उसके बाद देखिए अभी उन्होंने ये कहा, उसके बाद अब एक्सटेंड कर दिया। अभी उन्होंने कहा हम इसको स्टोन एज में पहुंचा देंगे थोड़ी देर पहले आज के दिन में ही, और उसके बाद वो जंगबंदी पे एक्सटेंशन कर दी। तो वो तो ऑब्वियसली वो ही इज लूजिंग लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। अच्छा, इसके अलावा शायद साहब ये बताएगा कि ट्रंप तो हम देख रहे हैं कि बार बार विक्ट्री अनाउंस कर रहे हैं और वो बड़ा कॉन्फिडेंट है कि जी हम तो ये जंग जीत रहे हैं, लेकिन क्या ट्रंप का ये कह देना, क्या अमरीकी अवाम जो है आर दे बाइंग इट? क्योंकि अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान में तो जंग के पहले दिन से अब तक जो है मुसलसल अपनी हुकूमत के हक में मुजाहरे किए जा रहे हैं, लोग जमा होकर अपनी हुकूमत की तारीफें कर रहे हैं, उनके हक में नारे लगा रहे हैं। लेकिन अगर अमेरिका में कोई मुजाहरे हुए भी हैं तो वो नो किंग्स मुजाहरे हुए हैं जो कि बड़े लेवल पर हुए हैं और उसमें इस जंग की भी मुखालफत की गई है, ट्रंप की भी मुखालफत की गई है। तो ऐसे में ट्रंप का अकेले इस बात की जो है तस्दीक करना या फिर ऐलान करना कि हम तो जी ये जंग जीत रहे हैं, क्या ये अपने अवाम को कन्विंस करने के लिए काफी हो सकता है? नहीं, काफी नहीं हो सकता है, ये काफी नहीं है। नहीं, ये काफी नहीं है। और उसका रिजल्ट तो देखिए, मैं अब जो मर्जी कहता रहूं, लेकिन उसका रिजल्ट आपको इलेक्शन में ही नजर आएगा। एंड यू विल सी के इसकी जो इम्पैक्ट है वो अमेरिकन पॉलिटिक्स में और रिपब्लिकन पार्टी पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। राइट। अच्छा शायद साहब, थोड़ा एक टेक्निकल सवाल है, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए ये चीज़ समझा दीजिएगा कि अगर प्रेसिडेंट जो है मिड टर्म इलेक्शन हार जाते हैं तो उसके बाद भी वो 2 साल तक प्रेसिडेंट तो रहेंगे, लेकिन उनकी जो पोजीशन है उसमें क्या डिफरेंस आता है? उनकी पोजीशन में ये डिफरेंस आएगा, वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। वो उनके लिए जो अपनी मर्जी से वो जो करते हैं ना इस वक्त, जो अपनी मर्जी से जिस तरह से वो वॉर डिक्लेयर कर देते हैं बगैर सेनेट से पूछे हुए, बगैर हाउस से पूछे हुए, वो बिल्कुल वो नहीं कर सकेंगे। वो बिल्कुल एक टाइट हो जाएगी उनके लिए वो जो स्पेस जो उनके लिए जो इस वक्त है, जिसमें रिपब्लिकन सेनेट है और रिपब्लिकन हाउस है, वो स्पेस उनके लिए खत्म हो जाएगी। यानी उनकी जो अथॉरिटी है वो इन हाउसेस के ऊपर खत्म हो जाएगी। उसके बाद इनके जो भी अहकामात हैं ये हाउसेस उसके ऊपर अमल दरामद के पाबंद नहीं होंगे, इंक्लूडिंग मिलिट्री। नहीं, वो इजाजत ही नहीं देंगे ना, प्रेसिडेंट को इजाजत नहीं देंगे। वो अभी तो प्रेसिडेंट ये कर रहे हैं ना कि वो वॉर शुरू करने के बाद वो दोबारा चले जाते हैं हाउस के पास और हाउस से कहते हैं कि मुझे इसकी इजाजत दे दो। तो बिकॉज इट्स रिपब्लिकन हाउस तो वो उसकी इजाजत दे देते हैं। ठीक, तो वो सूरत हाल बिल्कुल खत्म हो जाएगी ना। ठीक, हाउस में जब रिपब्लिकन्स की अक्सरियत नहीं होगी तो इनको इजाजत नहीं मिलेगी, वो शुरू ही नहीं कर सकेंगे ना। ठीक, वो शुरू ही नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनको वो अपने हाउस से विन नहीं कर सकते ना उसको। अच्छा, इसका मतलब ये है कि चूंकि मिड टर्म इलेक्शन अब असर पर है, नवंबर में जो है मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं, तो ट्रंप को नवंबर से पहले ना सिर्फ इस मामले को वाइंड अप करना है बल्कि ये जो रायता फैलाया गया है इसको भी समेटना है और एक तरह से अपना जो एतमाद है वो भी वापस हासिल करने की कोशिश करनी है। अदरवाइज तब तक अगर ये सारे मामला ऐसे ही रहे और ट्रंप को जो है शिकस्त हो गई मिड टर्म इलेक्शन के अंदर, तो फिर तो ये जितनी भी जो प्लानिंग है, जो मुस्तकबिल की प्लानिंग्स की जा रही हैं, ये तो सब फिर जो है इनका तो जो है मामला ठप हो जाएगा। ऐसे ही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो होगा नहीं ना अब जैसे वो सोच रहे हैं। Which is not going to happen the way he's thinking. वो तो नहीं हो सकता ना। वो तो अब क्योंकि वो जो पोल्स है ना उनसे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं ना कि जो पोल्स में इस वक्त प्रेसिडेंट की रेटिंग्स आर सो लो कि उसमें आप देख लें कि वो वापस तो नहीं आ सकती ना इतने थोड़े दिनों में। और अभी भी जो इसका रिजल्ट निकलेगा आपके सामने, जो उसमें तो वो ईरान लगेगा कि ईरान हैज ए डोमिनेंट पोजीशन, जो अपनी बात मनवाएंगे।